नमस्कार। आज मैं जिन प्रोफेसर इश्तियाक अहमद से बात करने जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी परिचय के मोहताज हैं। खास तौर से इस बर्रे सगीर में ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें जितने भी गंभीर अध्येता हैं, जितने भी गंभीर छात्र हैं, इस उपमहाद्वीप की जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उसको समझने की कोशिश करने वाले तमाम लोग, ये सभी प्रोफेसर इश्तियाक अहमद को जानते हैं। इनकी दो किताबें जो पिछले कुछ वर्षों में आई, जिनमें पहली किताब तो ये पंजाब ब्लडी पार्टीशन एंड क्लीन थी, और दूसरी किताब जो अभी हाल में आई, अभी पिछले चंद महीनों में पहले रिलीज हुई है, जिन्ना। ये दोनों किताबें किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य रीडिंग है जो इस उपमहाद्वीप की राजनीति समझना चाहता है, इस उपमहाद्वीप में रहने वाले दो बड़े धर्मों के अनुयायी हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी रिश्ते समझना चाहता है, और जो उन परिस्थितियों को ईमानदारी के साथ, जिसकी दिलचस्पी उन परिस्थितियों को जांचने परखने में है जिनकी वजह से इस देश का विभाजन हुआ। मैं समझता हूँ ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए ये दोनों किताबें अनिवार्य हैं, और प्रोफेसर इश्तियाक अहमद का नाम जाना पहचाना है। फिर भी मैं सिर्फ इतना बता दूं कि प्रोफेसर इश्तियाक अहमद पाकिस्तानी मूल के एक स्वीडिश नागरिक हैं, जो स्वीडन के विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। अभी रिटायर हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनका विश्वविद्यालय से संबंध बना हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तानी पंजाब के कई विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में जाते रहे। मैं इसी परिचय के साथ उनसे बातचीत शुरू कर रहा हूँ। देखिए, मैं, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं इस सब कॉन्टिनेंट में, जो 1947 के बाद जो कुछ हुआ, और एक जिसका नतीजा 1947 के पहले से एक नतीजा पार्टीशन भी था इस मुल्क का। और आपकी इज्जत मैं इसलिए भी ज़्यादा करता हूँ क्योंकि आप, यू कैन कॉल ए स्पेड। आमतौर से लोग इसे बहुत साफ ढंग से बात करने से कतराते हैं। मैं सिर्फ ये आपके सामने अर्ज करना चाहता था कि इस बर्रे सगीर में, इस सब कॉन्टिनेंट में, ये दो बड़े मज़ाहिब दुनिया के साथ साथ रहे, हिंदू हम्म। और इस्लाम। हम्म। और ये लगभग 1300 साल तक साथ रहे। 1300 साल से ज़्यादा इनका संग साथ हो गया है। 711 के आसपास जब सिंध में मोहम्मद बिन कासिम आया, तो एक पॉलिटिकल इस्लाम से हमारा वास्ता पड़ा। इसके पहले केरल में आए थे, तब वो काफ़ी हद तक कमर्शियल था मामला, एक तरह ठीक। तिजारती रिश्ते बने थे। और वो तिजारती रिश्ते तो चलते रहे, लेकिन साथ साथ एक पॉलिटिकल इस्लाम भी आ गया। इन 1300 सालों में इन दोनों ने मिलजुल के बड़ी खूबसूरत चीज़ें बनाई। मतलब क्रिएटिविटी का जो आप कह सकते हैं, कि जिसे हिंदी में मैं कहूँ तो उस, या उर्दू के में कोई लफ्ज़ मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक टॉप क्रिएटिविटी आपको दिखाई देती। वो जी। आर्किटेक्चर हो, स्कल्पचर हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, यहाँ तक क्यूजीन, टाउन प्लानिंग, हर जगह इन दोनों ने मिलजुल के बहुत अच्छी चीज़ें बनाई। लेकिन ये कहना एक बड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा कि ये दोनों बड़े शांति के साथ रहते थे, लेन देन करते थे, एक दूसरे से अच्छी चीज़ें सीखते थे, अपनी अच्छी चीज़ें देते थे। ये दोनों लड़ते भी रहे। ये पूरे 1300 साल की हिस्ट्री एक तरह से ये लड़ाई की भी का इतिहास है। हम में से बहुत सारे लोग जो सिंप्लीफाई करते हैं, वो ये कह देते हैं कि साहब ये तो बादशाह लड़ते थे, दो राजे लड़ते थे, प्रजा तो उसमें हिस्सा नहीं लेती थी। और अंग्रेजों के आने के बाद ये कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ गए। मतलब अंग्रेज सबके जिम्मेदार हैं, उन्होंने आके हमें लड़ाना शुरू कर दिया। मेरा अपना मानना है कि देखिए, ऐसा पड़ोस दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलता, जो इतने लंबे वक्त तक और इतनी बड़ी तादाद में एक दूसरे के साथ रहते हुए भी इतनी प्रेजुडिसेस एक दूसरे के लिए रखते थे। एक दूसरे के साथ खाना नहीं खा सकते थे, एक दूसरे के यहाँ शादियां नहीं कर सकते थे, एक दूसरे से दोस्तियां करते थे, लेकिन वो दोस्तियां भी वो छुआछूत वाली दोस्तियां होती थी। तो मैं सिर्फ आप की राय जानना चाहता हूँ कि क्या ये कंट्रडिक्शन जो था, ये सिर्फ अंग्रेजों ने इसको बढ़ावा दिया, अंग्रेजों ने इसे पैदा किया, या क्या ये सिर्फ राजे महाराजे लड़ते रहे, या कुछ अंदर ऐसी चीजें थी जो इन दोनों को साथ साथ रहने के लिए, साथ साथ करने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए तो एक तरह से प्रोत्साहित करती भी थी।
लेकिन इनको आपस में लड़ाती भी थी। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखें, ये कहना कि अंग्रेज ने आके मुसलमानों और हिंदुओं को एक दूसरे से लड़ाया, ये एक रिविजनिस्ट हिस्ट्री है। कि पहले ये बड़े अमन से रहते थे, प्यार से रहते थे, भाईचारा था। जैसे आपने भी कहा, शायद ये भी कहीं कहीं होता होगा और होता था। एट द लेवल ऑफ द स्टेट भी मिलजुल के रहने का भी हमें एविडेंस मिलता है, लेकिन साथ साथ ये कल्चरल दीवारें जो हैं वो भी साथ साथ मोहल्लों में, गांवों में ये नजर आती हैं। बात यह है कि जब तक ये मॉडर्न दौर नहीं आया जिसको हम कहते हैं द ईरा ऑफ राइट्स, हकूक, यानी कि सिटीजन्स के राइट्स होते हैं, ये वेस्टर्न सोच के साथ आया। और जब ये आया तो ये जो तजादात थे मुसलमानों के और हिंदुओं के दरमियान, वो पोलिटिसाइज एक और तरीके से हुए। अंग्रेजों के आने से पहले ये तजादात, कॉन्ट्रडिक्शन जो थी वो मौजूद थी, लेकिन जब आप एक ही इलाके में रहते हैं, आप एक बैलेंस ऑफ पावर में रहते हैं, आप एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। यानी कुछ मुसलमान कास्ट जो थी वो एक किस्म का काम करती थी, कुछ हिंदू कास्ट एक और किस्म का काम करती थी, कुछ इनकी कास्ट जो है एक जैसे काम भी करती थी। तो वो एक कंटिन्यूअस बैलेंस भी साथ साथ चला, लेकिन जो दीवारें थी कल्चरल, रिलीजियस, वो भी साथ साथ एग्जिस्ट करती थी। इसके अंदर जो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि उस जमाने के जो सोचने वाले दिमाग थे, थिंकिंग माइंड्स, उन्होंने इन चीजों को कैसे हैंडल किया। देखें, जिस तरह मुसलमान जब आए मोहम्मद बिन कासिम पॉलिटिकल इस्लाम लेके, तो उनके लिए एक मुसीबत, एक प्रॉब्लम हो गया कि कुरान शरीफ के अंदर एक आयत है कि ज्यूज, क्रिश्चियंस और सेबियंस, सेबियंस एक ग्रुप है जो अब तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है। ये आईएसएस ने जब ये अपना इराक के पहाड़ों पे भी हमले किए तो पता लगा कि कुछ सेबियंस आज भी जिंदा हैं, लेकिन चंद हजारों में, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ज्यूज और क्रिश्चियंस तो सारी दुनिया में है। तो कुरान शरीफ में ये है कि ये लोग मुसलमानों के दरमियान रह सकते हैं इन अ मुस्लिम स्टेट, अगर वो प्रोटेक्शन टैक्स जजिया देने को तैयार हो जाए। तो यूरोप ये अपना मुसलमानों की जो रवायती मिडल ईस्टर्न हुकूमतें थी, वहां पे उसे कहते थे दिम्मी सिस्टम। जूज एंड क्रिश्चियंस और सेबियंस, इन्हें दिम्मी कहा जाता था, पीपल ऑफ द बुक, क्योंकि कुरान शरीफ मानता था कि ये भी खुदाई किताबों के मानने वाले हैं। लेकिन हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम के लिए मसला हो गया कि जो लोग उन्होंने फतह किए वो हिंदू थे या बुद्धिस्ट थे, तो अब उनके साथ कैसी ट्रीटमेंट की जाए। तो फिर उन्होंने खत लिखा। उस जमाने में खिलाफत उमैया होती थी बगदाद के अंदर, नहीं, डमस्कस में, दमिश्क में। तो वहाँ वहाँ पे जब खत लिखा कि भाई इनको कैसे डील किया जाए, तो वहां से रूलिंग आई कि ये लोग भी अल्टीमेटली उसी खुदा को मानते हैं जिसको हम मानते हैं। अगर ये जजिया देने को तैयार हो जाएं तो इनको इनके मजहब पे रहने दें, और इनकी जो रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हैं, श्राइन्स हैं, अगर वो इन्हें रिपेयर करना चाहें तो आप इनकी इजाजत दे दें। अगर ये आपके साथ यानी कन्वर्ट होके इस्लाम ज्वाइन करना चाहें तो वो इनविटेशन तो हमेशा है, मगर ये फोर्स नहीं की जा सकती इफ दे एग्री टू पे जजिया। तो इस रूलिंग की बुनियाद पे अगर आप देखें 1300 साल जो हुकूमत हिंदुस्तान में हुई है, तो मुसलमान रूलर्स और मुसलमान कम्युनिटी तो 1/4 थी, इससे ज्यादा तो नहीं थी कन्वर्ट होने के बाद भी।
लेकिन हुकूमत इनकी चलती रही। और मुगलों के दौर में भी अगर आप अकबर को एक तरफ लें और औरंगजेब को दोनों तरफ लें, दूसरी तरफ लें, टू एक्सट्रीम पोजीशंस, फिर भी इनकी फौज के अंदर हिंदू जो है वो इन्वॉल्व थे। बल्कि सुना, मेरी एक रीडिंग के मुताबिक ज्यादा राजपूत वर सर्विंग विथ औरंगजेब देन विथ अकबर। तो मेरे ख्याल से जो असूल थे ना कि मुसलमान और हिंदू शादी नहीं कर सकते, ये दोनों तरफ एक्सेप्ट हो गए। ये बैठ के एक जगह खाना नहीं खा सकते, ये भी एक्सेप्ट कर लिया गया कि यार शायद यही तरीका है जिंदगी बसर करने का। नहीं, लेकिन लेकिन जब माफ करिएगा, मैं आपको तकिया तका कलाम के लिए माफी। एक भाषा में भी खास तरह का एक प्रेजुडिस दिखाई देती है। एक म्लेच्छ शब्द आता है जो हिंदू मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। म्लेच्छ शब्द आपने सुना होगा, जो हिंदू जी मुसलमानों जी के लिए जी जी इस्तेमाल जी करते हैं। जी जी और जो उर्दू की डिक्शनरीज अभी 1960 तक छपी हैं, और जो अरबी और तुर्की की डिक्शनरीज को कोट करती हैं, वहाँ हिंदू शब्द का जो मतलब है, हिंदू वर्ड का जो मतलब है, वो हिंदुस्तान में छपने वाली उर्दू डिक्शनरीज में भी मैंने देखा है। हिंदू शब्द का मतलब है चोर, रहजन, स्याफाम, नाटे कद वाला। तो ये जो प्रेजुडिसेस थी, जो भाषा में, जो जुबान में प्रेजुडिसेस थी, वो दोनों तरफ थी। हिंदू हाँ जी। मुसलमानों को अनक्लीन मानते थे, म्लेच्छ मानते थे, और मुसलमान हिंदुओं के लिए अपनी डिक्शनरी में इस तरह के लफ्ज रखते थे। नहीं, ये बात तो अब मैं तो यही बात कर रहा था कि साथ साथ दीवारें भी थीं, और ये कि बिल के नहीं खाना खा सकते तो इसीलिए ना खा सकते कि ये मलिच है। ऑब्वियसली द रीजन वॉज कि ये अनक्लीन लोग हैं, इसके लिए इसलिए हम इनका पका हुआ खाना नहीं खा सकते। अलबत्ता पंजाब की जो हिस्ट्री है कम से कम 19वीं सदी की और 20वीं सदी की, उसमें यह था कि असल में साथ साथ रहते भी थे। तो शादियों में मुसलमान जो है वो हिंदुओं के घर आके तो खाना खा लेते थे, लेकिन हिंदू मुसलमानों के घर जाके खाना नहीं थे खाते। उनको सूखा पकवान जो है वो भेज दिया जाता था, ये भी एक्सेप्टेड थी। क्योंकि बात यह है कि जब अंग्रेज आ गया तो एक नई दुनिया बनी। उस नई दुनिया के अंदर तलवार की बजाय उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के जरिए और रूल ऑफ लॉ के जरिए हिंदुस्तान को रूल किया। तो उसके अंदर लॉयर्स आए। लॉयर्स का मतलब है यू कैन गो टू कोर्ट एंड अपील इन जस्टिस। ये सारी तब्दीलियों के साथ साथ जो सोच आई उसमें मलिच होना, और खैर मुसलमान तो हिंदुओं को काफिर भी कहते थे, यानी इनफिडल्स, अनबिलीवर्स, तो ये भी कहा जाता था, हिंदुओं की तारीफ थी। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि 1300 साल में जो प्रैक्टिकल विजडम होता है ना स्टेट क्राफ्ट का, वो यही होता है कि यार ठीक है, इफ दिस इज हाउ द पीपल आर, व्हाट कैन यू डू। जब तक वो हमारी हुकूमत को चैलेंज नहीं करते और हमारे जो अहकाम है उनको फॉलो करते हैं तो ठीक है, लेट देम कंटिन्यू द वे दे आर। क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, नॉर्मली अगर वो आइडियोलॉजिकली फिक्सेटेड ना हो, जैसे कि बाद में औरंगजेब की हो गई या कुछ और मुस्लिम रूलर्स की हो गई, तो वो ठीक है, आप ना मेरे साथ खाएं लेकिन मुझे माने तो सही ना कि मैं यहाँ का किंग हूं। और ठीक है, हु केयर्स एज लॉन्ग एज यू एक्सेप्ट माई रूल, और मुझे जजिया भी देते हैं। बीच में तो जजिया रिमूव भी किया गया 2-3 दफा, जिसको हिंदुओं ने बड़ा पॉजिटिवली लिया। लेकिन मेरा मतलब है कि मलिच वाली बात हिंदू मत में थी। बल्कि मेरी, अगर आपने पंजाब की किताब पढ़ी है तो उसमें मैंने कहा है एक बहुत बड़ी वजह कि मुसलमान पार्टीशन के हक में सोचना शुरू हो गए, वो यही अछूत वाला जो बिहेवियर था हिंदुओं का मुसलमानों के साथ। चंद यानी दोस्तियां भी हो गई थी। बल्कि एक मैंने वो शादी का जिक्र किया, हमारे बहुत बड़े पंजाबी के शायर हुए हैं शरीफ कुंजाई साहब। उन्होंने लिखा है कि
मेरा दोस्त था नैयर नैयर, ये गुजरात पंजाब की बात है। तो जब शादी उसकी हो रही हुई तो उसने मुझे इनवाइट किया, तो मैंने कहा नहीं भी मैं तो नहीं जाता, मेरे साथ तो कोई बैठ के खाना नहीं खाएगा। तो उसकी वालदा ने कहा मैं देखती हूँ कौन जो ऐसे करता है, तुम चलो हमारे साथ। फिर वो चले गए और वहां पे वाकई जब खाना सर्व हुआ तो वो भी साथ, दोनों दोस्त बैठे और एक ही जगह। तो ऐसे रूल्स को तोड़ने वाले लोग भी पैदा हो रहे थे। वजह यह थी कि अंग्रेज के आने के बाद इस किस्म की जो है ना प्रिमिटिव प्रेजुडिसेस, वो हिंदुओं को भी नजर आ रही थी कि ये नॉनसेंस है, और पढ़े लिखे मुसलमानों को भी समझ आ रही थी कि यार आप ऐसे दुनिया में गुजारा नहीं कर सकते, आपको थोड़ा मॉडर्न होना पड़ेगा तो या इस्लाम को रैशनल बनाना पड़ेगा। देखें ना, आपकी तरफ से आर्या समाज आई। आर्य समाज ने गुजरात और पंजाब के जो अपर कास्ट हिंदू हैं उनमें, देखें ये एक और भी बात है, हिंदुओं के अंदर भी जो ब्राह्मण थे वो खत्री और जो वैश्य हैं उनके साथ बैठ के खाना नहीं थे खाते पंजाब में। 1930s तक ये ऐसे था, अलग अलग खाते थे खाना। तो मुसलमानों के साथ अगर नहीं थे खाते तो दिस वाज एक्सेप्टेड एज अ वेरी ऑड बिहेवियर ऑफ द हिंदूज। गालिबन ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है या जवाहरलाल नेहरू ने, जिसने भी कहा है बहुत खूब कहा है कि मुस्लिम्स आर आइडियोलॉजिकली फनेटिक्स एंड हिंदूज आर सोशियोलॉजिकली फनेटिक्स। हिंदुओं तो का मसला होता है ओ छूत ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मुसलमानों को आप एक्साइट कर देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो उस पे पागल हो जाते हैं। तो दोनों का बिहेवियर फनेटिसिज्म की तरफ इस तरह एक्सप्रेस होता है। तो इश्तियाक साहब, अभी आपने जो कुछ कहा, मुझे लगता है कि ये सारी समझ अब उल्टी हो रही है। ये हाँ हमें बिल्कुल। हमें समझाया जा रहा था कि साहब ये अंग्रेजों ने हमारे कंट्रडिक्शंस का फायदा लिया और एक दूसरे को लड़ाया। लेकिन यहाँ तो समझ ये बन रही है कि जो मॉडर्न एजुकेशन आई, मॉडर्न से मेरा ये मतलब नहीं कि जो मुसलमानों या उसके पहले के भारत में जो कुछ था सब पिछड़ा हुआ था, लेकिन एक मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन आई तो उसने बहुत सारे कंट्रडिक्शंस हमें दिखाने शुरू किए। बहुत जी सारी बिल्कुल। चीजों, जैसे ही आप छुआछूत करना, एक दूसरे के साथ ना खाना, ये एक बेवकूफ़ी वाला एक मूर्खतापूर्ण तथ्य, वो सच है। ये हमें समझ में तभी आया जब हम वेस्टर्न एजुकेशन के करीब गए। तो एक ठीक। तरह से ये फिर ये कहना कि साहब हमें मुसलमान वो अंग्रेज लड़ा रहे थे, ये शायद पूरी तरह सच नहीं है। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम जो आपका प्रिय विषय है, जो पार्टीशन है, उसकी तरफ आते हैं। देखिए, ये टू नेशन थ्योरी 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में लगभग दोनों तरफ के दानिश्वर बड़ी मजबूती के साथ इसके बारे में बात कर रहे थे। जी। सर सैयद का तो मशहूर वो है, जब उन्हें कांग्रेस में शरीक होने का न्योता दिया गया तो उन्होंने हिंदुओं के बारे में बहुत अपमानजनक तरीके से, मतलब वो कुछ ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए जो शायद कहना यहाँ पे बहुत अच्छा ना रहे, और हम्म। उन्होंने मना कर दिया। उसी हम्म। समय लगभग मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मेरे हाथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे जो कुछ बंगाली और मराठी इंटेलेक्चुअल्स के थे। उन्होंने भी बड़ा स्पष्ट कहा कि हिंदू और मुसलमान ये साथ नहीं रह सकते। उस बिल्कुल समय सही। क्योंकि नेशन वाली अभी जो इस नेशन स्टेट है वो कॉन्सेप्ट नहीं आया था, लेकिन लगभग उन्हीं लफ्जों में दोनों कह रहे थे। और ये फिर आगे बढ़ा, और जाहिर है कि अंग्रेज जो यहाँ हुकूमत करने आए थे, अगर उनको इस तरह कंट्रडिक्शन मिले हैं तो कोई बेवकूफ़ होगा जो इनका इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने इस्तेमाल किया। 1905 आप। में बंगाल बटा और हिंदुओं ने उसका बहुत विरोध किया। जो भद्र लोग था बंगाल का, उसने जी। बंग भंग कहते हैं बंगला में, उस बंग भंग को खत्म कराया लॉर्ड कर्जन से, और बंगाल फिर से एक वो, हालांकि 1947 में फिर बंगाल बट गया। जी। तो ये जो सारे के सारे जो मिथ्स हैं, जो पूरे इस पार्टीशन को लेकर के बुने गए हैं, बहुत सारे, आपने इसमें कोई शक नहीं कि आपने बहुत सारे जाले साफ किए हैं अपनी दोनों किताबों में। तो आपको हम्म। क्या लगता है कि अगर थोड़ा बड़ा दिल कांग्रेस ने दिखाया होता, थोड़ा बड़प्पन जिन्ना और मुस्लिम लीग ने दिखाया होता, तो क्या ये टल सकता था? या ये दोनों जो कम्युनिटीज साथ रह रही थी, इनमें इतने जिसे ऐसे विभाजन थे, ऐसे मतभेद थे, ऐसे डिविजन थे जो शायद पाटे नहीं जा सकते थे? देखिए जी, मेरा यकीन तो है
कि पार्टीशन की कोई जरूरत नहीं थी, और पार्टीशन की वजह तो यही बनी, जैसे आपने कहा है, और मुझे याद आ रहा है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1931 में कहा था, वी डिवाइड एंड यू रूल, यानी हम अपने आप एक दूसरे को डिवाइड करते हैं और आप हम पे रूल करते हैं, अंग्रेजों को कहा था। जात पात की वजह, हाँ जी, मजहब की वजह, सेक्ट की वजह, इस, और फिर जो देखे ना, कास्ट के अंदर जो हायरार्की थी, वो जो अशराफिया मुसलमान थे, जिनके बड़े कहते थे कि ये बाहर से आए हैं, सुपीरियर ब्लड जिसे आप कह लें, वो आम मुसलमान जो कन्वर्ट थे उनको ज्यादा अच्छी नजर से नहीं थे देखते। तो हिंदू मत का जो अपना कास्ट सिस्टम है, उसकी रेप्लिकेशन मुसलमानों में भी थी। वो दूसरी बात है कि अगर आप अरबों में चले जाएं या तुर्कियों में जाएं, और मैं तो बहुत फिरा हूं, उनमें ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब मिलके बैठ के एक ही जगह खाना खाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों में तो ये आ गया, किससे शादी हो सकती है, किससे नहीं हो सकती है। लड़की जो है अपने नीचे के तबके से तो आप ले सकते हैं, लेकिन अपनी लड़की आप नीचे के कास्ट वाले को या बरादरी को नहीं देते। तो ये मुसलमानों में भी है। तो कास्ट सिस्टम ने इस सब कॉन्टिनेंट की तरक्की में एक बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया। अब पार्टीशन जो है वो एक पॉलिटिकल इवेंट है। उसके अंदर मेरे ख्याल से 1909 का जो है ना, सेपरेट इलेक्टरेट्स और वेटेज टू मुस्लिम्स, वो एक ऐसी क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लाई गई, जिसके बाद जो मुसलमान हैं, अगर उन्होंने इलेक्ट होना है और अपने इंटरेस्ट को परसू करना है, तो वो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स की तरफ जाते थे। और मुस्लिम वोटर्स के पास भी चॉइस यही थी कि आप किसी मुसलमान को इलेक्ट करें। तो मेन स्ट्रीम फ्रीडम, मैं एक और बात करना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने के बाद एक सेकुलर इनक्लूसिव नेशनलिस्ट मूवमेंट भी थी। ये कहना, देखें 1909 के एक्ट के बाद तो मुसलमानों को अलग कर दिया गया, लेकिन जो रोशन ख्याल एंटी इंपीरियलिस्ट मुसलमान थे, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसमें जमीयत उलमा हिंद के मौलाना महमूद उल हसन, उबैदुल्ला सिंधी, हुसैन अहमद मदनी और कई लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया। और पंजाब के अंदर मजलिस एरार ने और खाकसार ने भी इसको अपोज किया, पार्टीशन के आइडिया को। बल्कि मेरी किताब में एक सेक्शन है जिसकी बुनियाद है रिसर्च प्रोफेसर शमसुल हसन की, जो एक इंडियन स्कॉलर है, जिन्होंने पूरी किताब लिखी है मुस्लिम्स अगेंस्ट द पार्टीशन, जहां पे अप्रैल 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन के बाद एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, यानी गैदरिंग ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस अपोज टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और जिसके अंदर तकरीबन हर वो सेक्शन जो कि धरती के साथ बंधा हुआ था, आर्टिजन्स भी थे, और चंद ऐसे ग्रुप, मसलन शिया कॉन्फ्रेंस, अहले हदीस, देवबंद के जमीयत उलमा हिंद, दे वर ऑल देयर। और बड़े नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अब्दुल गफार खान थे, बंगाल से भी लोग आए थे, हर जगह से मुस्लिम लीडर्स आए थे। लेकिन जो बात नोट करने वाली बात है कि ये लोग अक्सर गरीब थे, और अंग्रेज की बैकिंग जो है वो टोटल मुस्लिम लीग के साथ थी। 1940 की बात कर रहा हूं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस के पास बहुत बड़ी गलतियां हुई। अगर ये कह देते कि ठीक है, हम आपकी इस जंग के दौरान मदद करने को तैयार हैं और इसके बाद हमें आप आज़ादी दे दें, शायद अंग्रेज मान जाते। इन्होंने कहा नहीं, हमें पहले हुकूमत दी जाए और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इफ वी वांट टू सपोर्ट द वॉर। ये एक ऐसा स्लोगन था विच द
ब्रिटिश वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। उसकी वजह कि जहां से वो रिक्रूटमेंट करते थे वो तो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, और वहां पे पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की सपोर्ट उनके साथ थी। उसके बाद जिन्ना साहब ने ऑफर की कि हम आपकी मदद करते हैं, और इंडियन आर्मी के अंदर वो रिक्रूटमेंट जारी रही। तो कांग्रेस की चंद इस किस्म की गलतियां, और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, 3 साल अगर आप जेल में बैठे रहेंगे और फील्ड जो है बिल्कुल ओपन होगी और मुस्लिम लीग हर जगह पे जाके अपना पैगाम पहुंचाएगी, तो बाय द टाइम इलेक्शंस हुए तो इट वाज टू लेट। तो इसके अंदर कांग्रेस की जो है ना, वो मैं नहीं समझता कि वो कोई एक हिंदू मेजोरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू था, वो एक नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू था। और इसीलिए लेकिन आप ऐसा नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो हकीकत से थोड़ा दूर था। हकीकत यही थी कि बहुत इलाके जो हैं वो कांग्रेस के असर से बाहर थे, और हिंदुस्तान के अंदर ये जो राइट विंग हिंदूज हैं, यानी सवरकर और ये सारे, ये अंग्रेज के साथ थे। सारी प्रिंसली स्टेट्स अंग्रेज के साथ थी। जो उन्होंने हुकूमत भी बनाई उस जमाने में, जो वाइस रॉय काउंसिल थी, एग्जेक्टिव काउंसिल, उसके अंदर जो हिंदू मुसलमान थे वो भी अंग्रेज के साथ थे, मुस्लिम लीग भी उनके साथ थी। और तो और 1942 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी अंग्रेजों के साथ आ गई। तो कांग्रेस ने जो एक दो स्टैंड लिए, उससे पार्टीशन जो है वो ज्यादा आसान हो गई। ये है बैकग्राउंड। ये जो आप कह रहे थे उसी में मुझे याद आ रहा है कि लॉर्ड वावेल ने महात्मा गांधी को इसीलिए कभी माफ नहीं किया, क्योंकि लॉर्ड जी। वावेल तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एक फौजी कमांडर के तौर पर लड़ रहे थे। तो हम्म। कोई भी ऐसा एफर्ट जो अंग्रेजों की फौजी एक्सपेडिशन में जो रिकॉर्ड बने, उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। ये आप सही बिल्कुल कह सही रहे है। हैं, बिल्कुल। बिल्कुल सही। इसी से जुड़ा अब एक सवाल जो हिंदुस्तान में बहुत कई बार मेरे जैसे आदमी को थोड़ा बेचैन करता है। देखिए, एक आर्गुमेंट हमारे यहाँ ये दिया जाता है, और वो अलग अलग तरह के मुसलमानों के द्वारा भी, और जो नॉन मुस्लिम जो सेकुलर लिबरल हिंदू स्पेस है वो भी ये देता है। जैसे फैजान मुस्तफ़ा साहब हमारे यहाँ एक लिबरल मॉडर्न मुस्लिम पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, या उनके बरखिलाफ ओवैसी जो एक कट्टर रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी के नेता हैं, ये हैदराबाद सिंध, ये हैदराबाद दक्कन के, ये सब ये आर्गुमेंट देते हैं कि साहब जो मुसलमान है वो बाई चॉइस इंडियन है। उसे 1947 में ये मौका मिला था कि वो चाहता तो पाकिस्तान चला जाता, अगर अब ओके। वो हिंदुस्तान में रुका है तो सिर्फ इसलिए कि इस धरती से प्यार करता था। मैं जब सुनता हूँ तो मुझे थोड़ी दिक्कत आती है, और आपकी पंजाब वाली किताब से ये दिक्कत कुछ हद तक मेरी हल भी हुई। वो ये कहना चाह मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इसका मतलब जो सिख उधर से आए थे या हिंदू उधर से आए थे, वो अपनी धरती से प्यार नहीं करते थे? उन्हें जैसे एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, जैसे ही पहला मौका मिला, वहां से छोड़ करके वो हिंदुस्तान भाग आए। बहुत सारी कहानियां हैं, पंजाबी में भी, उर्दू में भी, हिंदी में भी, और आपने जो बहुत सारे इंटरव्यू आपने छापे हैं पंजाब वाली किताब में, उसमें ये कहानी आती है कि एक बूढ़ा सिख जो है वो नम आंखों से अपना पूरा घर देखता है, अपनी बूढ़ी बीबी के साथ जितना कुछ बांध सकता है गठरी में बांध लेता है, एक एक कमरे में जाता है, उसमें ताले लगाता है, बाहर निकलता है घर के मेन गेट पे ताला लगाता है, और अपने मुसलमान पड़ोसी से कहता है कि ले चाबी रख, 2-4 महीने में लौट आऊंगा। वो 2-4 महीने कभी नहीं आए। वो जब एक बार आया तो कभी नहीं आए। आपने बड़ा अच्छा इसका वो किया है कि रावलपिंडी में जो मार्च में दंगे हुए, जिसमें बड़े पैमाने पर सिखों को, करीब 10,000 के आसपास सिखों को मारा गया, और बहुत सारे सिख परिवार वहां से भगाए गए, तो उसका नतीजा ये हुआ कि गुड़गांव से लेकर के और अमृतसर तक पूरी क्लिनजिंग हो गई। जो उस जी। जमाने का पंजाब था, जो सिख डोमिनेटेड पंजाब, सिख हिंदू डोमिनेटेड पंजाब था, दिल्ली में भी एक क्लिनजिंग शुरू हो गई थी। लेकिन वो तो गांधी जी जैसी पर्सनालिटी थी जो अनशन पे बैठी, और गांधी ने अनशन पर अनशन तोड़ने की एक शर्त ये भी रखी थी। उन्होंने हिंदू और सिख नेताओं से दस्तखत कराए कि मुसलमानों के न सिर्फ घर वापस किए जाएंगे जो कब्जा किए गए हैं, उनकी मसाजिद भी वापस की जाएंगी। तो ये एक फैक्ट आपको नहीं लगता कि साहब ये कहना कि हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं गए, ये कहीं उसको अंडर एस्टिमेट करना है जो हिंदुस्तान की रोशन ख्याल लीडरशिप थी, जवाहरलाल नेहरू जिसकी क़यादत कर रहे थे,
महात्मा गांधी भी 10-12 महीने 9-10 महीने रहे। तो ये लोग किस तरह से खड़े होकर के इन्होंने यहाँ क्लींजिंग नहीं होने दी। इसके बरक्स पश्चिमी पाकिस्तान या ये जो मगरबी पाकिस्तान, इसमें तो पूरी क्लींजिंग हो गई, एक भी हिंदू या सिख को नहीं रहने दिया गया। तो आपको क्या लगता है, ये आर्गुमेंट यहाँ देना चाहिए कि मुसलमान क्योंकि धरती से प्यार करते थे इसलिए नहीं चले गए? इसका मतलब वो सिख और हिंदू जो आए वो अपनी धरती से प्यार नहीं करते थे, वो वहां से भाग के चले आए। आपने बहुत अच्छा फॉर्मुलेट किया ये सवाल, और अभी तक मेरे जहन में इस तरह नहीं था आया जैसे आपने इसको फॉर्मुलेट किया। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ 100% आपने दुरुस्त कहा है। देखिए, ये कंपैरिजन हो नहीं सकती कि पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ जो ट्रीटमेंट हुई और जो हिंदुस्तान में हुई बहुत मुख्तलिफ है। ईस्ट पंजाब से सिखों ने मुसलमानों को एक्सपेल करने का पूरा प्लान बनाया था, और वो मैंने पूरी सिख प्लान जो है वो किताब के अंदर दे दी हुई है, जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। उसकी वजह थी कि जो मार्च में इन्होंने किया था वेस्ट पंजाब में सिखों के साथ, तो रावलपिंडी ये इट इज वेरी क्लियर। लेकिन अगर ठीक है, कुछ ऐसे भी मुसलमान थे जिन्हें धरती से प्यार था और वो पाकिस्तान नहीं थे जाना चाहते, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने एक क्लासिकल एग्जांपल है प्रोफेसर ब्रिज नारायण का, जो इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर थे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में, और जिनकी इकोनॉमिक थ्योरी जो है सारे हिंदुस्तान में पढ़ाई जाती थी, उनकी किताब। वो पाकिस्तान के सपोर्टर थे और उन्होंने पूरी एक आर्गुमेंट दी थी कि पाकिस्तान अगर बनेगा तो वो इकोनॉमिकली फीजिबल होगा, जो कि उनका ख्याल था और कई लोगों का ख्याल था एनलाइटेंड हिंदुओं का, कि ये पार्टीशन तो हो जाएगी। लेकिन जिन्ना साहब तो वेस्टर्न आदमी है, ना उनको इस्लाम का कुछ पता है, और वो तो यही कहते हैं कि हम एक मॉडर्न स्टेट बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे हम फिट हो जाएंगे। तो ब्रिज नारायण जो है, जब लाहौर में फिसादात हुए अगस्त के अंदर, ये निकलसन रोड लाहौर की बात है, मेरे तो अंग अंग में ये सारा लाहौर बसा हुआ है। तो वहां पे हमला हुआ गुंडों का, वो हिंदू लोकेलिटीज को अटैक कर रहे थे। तो एक ग्रुप इनके घर की तरफ आया, तो इन्होंने कहा मैं तो पाकिस्तान का सपोर्टर हूं भाई, हम तो चाहते हैं कि ये सारी आप प्रॉपर्टीज को रहने दें, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। तो पहला ग्रुप, उसमें से कोई स्टूडेंट था जिसने पहचान लिया और वो उसने कहा हाँ हाँ ये बिल्कुल, तो वो चले गए। एक और ग्रुप आया तो उसने आके प्रोफेसर साहब को कत्ल कर दिया। उसके बाद फिकर तौनसवी जो एक राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि पंजाब के लाहौर के हिंदू जो तब तक टिके हुए थे, उन्होंने कहा कि अब हम यहां नहीं रह सकते, सो दे लेफ्ट लाहौर। सिंध के अंदर भी वो हिंदू नहीं थे जाना चाहते, वो जब यहां से बिहार से और यूपी से मुसलमान आए हैं, उन्होंने कहा कि हमें घर कहाँ मिलेंगे, तो हिंदुओं पे हमले शुरू हो गए। सिंधी मुसलमानों ने बहुत कम हिंदुओं पे हमलों में हिस्सा लिया है। पंजाब के अंदर तो पुलिस और गुंडागर्द ये सब ने मिलजुल के हिंदुओं और सिखों पे हमला किया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी ओनिंग तो थी हिंदुओं और सिखों के पास, मुसलमान लैंडलॉर्ड थे या पेजेंट्री थे। बिजनेस जो है, हायर एजुकेशन जो है, ये तो सारी हिंदुओं के पास थी और कुछ सिखों के पास थी। तो इसके बरक्स हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत थी, वहां पे महात्मा गांधी का तो जवाब ही नहीं है। ये आपके हिंदुस्तान में जो उन पे तनकीद होती है, वो मुझे समझ नहीं आती, लेकिन दैट्स फॉर इंडियंस टू डिसाइड। मैं समझता हूँ वो तो बहुत बड़े इंसान थे, उनकी वजह से। और आप जवाहरलाल नेहरू ना होते तो हिंदुस्तान का सत्यानाश पहले दिन से हो जाता। ये तो उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के 17 साल हैं जिन्होंने आज तक मॉडर्न इंडिया को प्रिजर्व किया हुआ है। ये जो आजकल की हुकूमत है, ये तो वही हुकूमत है जो मुस्लिम लीग की पाकिस्तान में आई थी। नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट्स हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म, और ये अब ये आप इंटरव्यू हो रहा है, देखें मुझे कितनी ये ट्रोलिंग करेंगे और कितनी गालियां देंगे बाद में ये जो आपके एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं इसी बात पे। देखिए बात सच्ची है कि आज क्या हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जिसका ख्वाब महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अबुल कलाम आजाद ने देखा था।
ये वो हिंदुस्तान है, दिस इज फॉर इंडियंस टू सेट इट राइट। लेकिन इसका पाकिस्तान के अंदर तो हिंदुओं और सिखों को भगाया गया, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि अगर पाक हिंदुस्तान के 35 मिलियन मुसलमान नहीं गए तो उसमें उनका ना जाना भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर उन पे हमले होते तो उनको भागना ही पड़ता ना। ये इस तरह हमको देखना चाहिए। लिहाजा क्या अवैसी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू शायद दुरुस्त हो कि उनकी फैमिली ने डिसाइड किया हो कि हमने नहीं जाना, लेकिन अगर उन पे हमला होता जैसे कि हिंदू सिखों पे हुआ है वेस्ट पंजाब में, वेस्ट पाकिस्तान में, तो उसके बाद हम देखते कि वो फिर क्या करते हैं। तो लिहाजा इस तरह देखना। हाँ ये जी। इश्तियाक साहब अभी जो आप कह रहे थे, मुझे एकदम से याद आया अल्ताफ हुसैन। हालांकि अल्ताफ हुसैन को लेकर के कंट्रोवर्सीज हैं, मैं भी कोई बहुत बड़ा उनका प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू बहुत पहले मैंने हेराल्ड में, जो पाकिस्तानी जनरल हेराल्ड में पढ़ा था, कि ये पार्टीशन इस सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा मजाक रहा। ये अगर पार्टीशन ना होता तो 30% मुसलमान होते, और फिर दो चीजें नहीं होती। एक तो पाकिस्तान में फौज नहीं आती, और दूसरे भारत में हिंदुत्व नहीं आता। यह आपने हाँ बहुत सही कहा। देखिए, ये मेरी एक दोस्त तो फहमीदा रियाज, शायद आपसे भी मुलाकात हुई होगी। जी जी फहमीदा ने एक बड़ी प्यारी नज्म कही थी, दिल्ली में आके पहली बार कही थी, जब अटल जी की सरकार बनी थी, कि अब तक कहाँ छिपे थे भाई, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले। तो वो सचमुच आप सही कह रहे हैं। जो हुकूमत इस समय है, या इसकी जो पूर्वज हुकूमत आज से 10 साल पहले अटल जी की सरकार थी, तो ये सारी दोनों जो हुकूमतें, मतलब जिस पार्टी के हैं, ये लगभग उसी तरह उसी जगह भारत को ले जाना चाहती हैं जहां अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान 1947 के बाद पहुंचा था। जी लेकिन अब एक ही जो पॉजिटिव चीज है, वो जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस, बड़ी मजबूत इंस्टीट्यूशंस बना दिए थे, जी जिनमें जुडिशरी थी, जिसमें फ्री प्रेस था, जिसमें बहुत सारी लिबरल यूनिवर्सिटीज थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, बहुत सारी लेबोरेटरीज थी। आज आप जो साइंटिफिक डेवलपमेंट देख रहे हैं वो सब उनका क्रिएशन है। तो इन लोगों के सारे गड़बड़ करने के बाद भी मेरे जैसे लोग होपफुल हैं कि ये शायद सारे इंस्टीट्यूशन खत्म ना कर पाए। और बहरहाल चलिए, ये तो एक लंबी बहस हो जाएगी, जिस पर फिर कभी हम बात कर लें। एक और मसला है जो पार्टीशन से सीधा जुड़ा नहीं है, लेकिन बहुत मुझे कई बार विचलित करता है। और मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं लगातार फंडामेंटलिज्म और हिंदू कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, तो मुझे गलत भी नहीं समझेंगे जब मैं ये बात कहूँगा। मुझे कई बार लगता है कि इस्लाम अपने बिलीवर्स में, अपने फॉलोअर्स को एक मल्टी रिलीजियस या मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक सोसाइटी में रहने के लिए ट्रेन नहीं करता। मतलब इसे इस तरह देखें कि आज भी दुनिया में हर जगह मुसलमान लड़ रहे हैं, ईसाइयों से, यहूदियों से, सिखों से, हिंदुओं से, रही सही कसर अब बौद्धों से भी हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कोई जो म्यांमार में हुआ रोहिंग्या के साथ, उसमें मुसलमानों की गलती है। लेकिन सवाल ये है कि हर जगह यही क्यों लड़ रहे हैं? क्या ऐसा नहीं आपको लगता कि इस्लाम कहीं ना कहीं अपने बिलीवर्स को एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहने के लिए ट्रेन नहीं करता? जैसे ही वो 10-15% की आबादी होती है, तो वो कुछ ना कुछ इश्यूज खड़े हो जाते हैं। ये जो यूरोप में जो कुछ हो रहा है, जो फ्रांस में हो रहा है, जो अभी यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने जो पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन पास किया, या और तमाम उसमें मुझे इशारा करने की जरूरत नहीं है, इनको जरा मद्देनजर रख के थोड़ा हम लोगों को आप एजुकेट करें इस पर। देखें, ये भी आपने बड़ा अच्छा सम अप किया। ये हमें इंटरनली पता है कि मुसलमानों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जहां ये माइनॉरिटी में होते हैं वहां ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, और जहां ये मेजॉरिटी में होते हैं वहां ये मेजॉरिटेरियनिज्म की बात करते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है, ये एक क्या कहना चाहिए, बिहेवियर पैटर्न बन गया मुसलमानों का। इस्लाम ने इन्हें ट्रेन नहीं किया, गालिबन नहीं किया। महल क्रिश्चियनिटी ने भी कभी नहीं था ट्रेन किया। आपको पता है कि क्रिश्चियंस ने जाके सारी दुनिया के अंदर लोग जो हैं नस्लें उनकी खत्म कर दी।
लैटिन अमेरिका में और बाकी दुनिया में। वहां पे उनके जो धरती थी वो छीन ली और अब वहां पे ये स्पेनिश और ब्रिटिश सेटलर्स की हुकूमतें हैं। तो ये दोनों मजहब जो है, जो कि मिशनरी भी हैं, और अगर ये अपने साथ फौज और क्या कहते हैं मिलिट्री भी इंक्लूड कर लें, तो इनका फिर हिस्टोरिकल रिजल्ट यही है। वेस्ट में जो हुआ है वो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस का चार्टर बना, ह्यूमन राइट्स का आइडिया यूनिवर्सलाइज हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि वेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, और वेस्टर्न यूरोप आज मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे एडवांस्ड, प्लूरल, टॉलरेंट, डेमोक्रेटिक, इंडिविजुअल फ्रीडम का एक इलाका है यूरोपियन यूनियन जो है। और अमेरिका के अंदर भी बहुत ज्यादा आजादी है लोगों के साथ। इस्लाम वहां पे नहीं पहुंचा, ये बात दुरुस्त है। उसकी वजह थोड़ी सी यूं भी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में बजाय यूएन चार्टर के प्रोग्राम के मुताबिक सोवियत यूनियन और रशिया दोनों मिलके एक नई दुनिया बनाते, उसके बरक्स कोल्ड वॉर शुरू हो गई। और कोल्ड वॉर में ये मिडल ईस्ट के जो ऑयल है और बाकी इलाकों में जो वेस्टर्न पॉलिसी बनी वो ये थी कि मुसलमानों के अंदर लिबरल फोर्सेस बहुत कमजोर हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज नहीं है। यहाँ पे अगर आपने कम्युनिज्म को रोकना है तो आपको इस्लामिस्ट ग्रुपों को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उस कोल्ड वॉर के दौरान इस्लाम को पॉलिटिकली प्रमोट किया गया थ्रू वेस्टर्न पॉलिसीज। और देखिए अफगान जिहाद जो पाकिस्तान से करवाया गया, उसमें वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट तो बहुत लीडिंग थी ना। अगर वो ना होती तो ये पूरा सो कॉल्ड जिहाद ही ना हो सकता। पाकिस्तान की कोई कैपेसिटी थी ये जिहाद करने की? इन्होंने मुसलमानों को दुनिया से बुलाया, मुजाहिदीन उन्हें कहा, उन्हें फिर ट्रेनिंग दी, ये मदरसे बनाए जो यानी 1970 में शायद 300-400 मदरसे थे, फिर वो कई हजार हो गए जहां पे एक्सट्रीमिज्म इन्हें ट्रीट। तो ये वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट के साथ हुआ। अब बात यह है कि एक दफा आप हवा जब तैयार कर देते हैं एक मॉन्स्टर, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। वही मॉन्स्टर फिर इनके गले पड़ गया 9/11 में। उसके बाद टेररिज्म हुई बाकी दुनिया में। वहां से ये जब खत्म हुआ तो उनको इन्होंने भेज दिया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, आईएसआई ने, जो भी है। इंडियन कश्मीर के अंदर बॉम्बे में अटैक हुआ, दिल्ली में हुए। तो ये जो इस्लाम की शक्ल एक्सट्रीमिज्म की और वायलेंस की है, ये एक हद तक तो इंटरनल टू आप कह सकते हैं कि इस्लाम की इंटरप्रिटेशन एक्सट्रीम हो सकती है। साथ साथ इसको दुनिया के अंदर एक काउंटर आइडियोलॉजी के तौर पे अगेंस्ट सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म खास तौर पे वेस्ट ने प्रमोट किया। तो ये थोड़ी स्टोरी विद इन इस्लाम है, थोड़ी स्टोरी इसकी है इंटरनेशनल पैट्रनेज बाय द वेस्ट, और उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली इस्तेमाल किया इसे। अब जाके इन्हें समझ आई है कि फॉर ऑल सच इन्वेस्टमेंट देयर आर कॉस्ट्स। अब वो कॉस्ट कब तक जाके खत्म होगी, किस तरह होगी, ये मुझे नहीं पता। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। 1978 में मैं अपने मोहल्ले के कुछ लोग थे जिनकी दुकान थी लंदन के अंदर, तो हम एक ही जगह बड़े हुए हैं। तो मुझे एक महीना लंदन में जाके ना रिसर्च करनी थी। तो मैंने उन्हें लिखा कि मुझे यार कोई कमरा किराए पे दिला दो। तो उन्होंने कहा जी आप कैसे हो सकता है किराए, यू आर गोइंग टू स्टे विथ अस। तो खैर आई स्टेड विद देम। दे वर सिंपल पीपल, वेरी लार्ज हार्टेड जो होता है हमारे लोगों का। तो एक दिन मुझे याद है, मेरी जो है ना ये एक कमीज का बटन टूट गया। तो ये तो सारे लड़के थे, इनकी बीवियां पाकिस्तान में दीदी ये जाते थे साल में कुछ देर, लेकिन काम करते थे अपने वहां पे। हाँ, तो उन्होंने कहा जी गाली कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं है। वो गए और थोड़ी देर के बाद वो बटन लगवा के आ गए। मैंने कहा ये किससे
किया आपने? उनके जी यहाँ साथ के घर में शर्मा जी रहते हैं, वो लुधियाने के पंडित हैं, तो उनकी जो वाइफ है वो मेरी बहन बनी हुई है, तो उन्होंने लगा दिए। तो वेस्ट के अंदर इंडियंस, पाकिस्तानी, खास तौर पे गुजराती गुजराती, पंजाबी पंजाबी, उर्दू, हिंदी स्पीकिंग लॉट के अंदर घर आना जाना भी है, दोस्तियां भी हैं। एक डियास्पोरा ग्रुप है जो अग्रेसिव हिंदू है, जो ये संघ परिवार है, इस तरह मुसलमानों के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी डियास्पोरा में है। तो ये मिली जुली स्टोरी है, जैसी मिली जुली स्टोरी 1300 साल की हिंदुस्तान के अंदर है, कि दोस्तियां भी हैं और भगत भक्ति का भी है, गोरखनाथी योगी भी हैं, सिख गुरु भी हैं, सूफियों का भी है। बुल्ले शाह का एक शेर मैं हमेशा सुनाता हूं, गल समझ लई ते रौला की, गल समझ लई ते रौला की, ए राम रहीम ते मौला की। कि अगर तुम्हें समझ आ जाए कि इंसानियत क्या है, तो हु केयर्स के हु फॉलोज हु इज राम एंड हु इज रहीम। ये बुल्ले शाह ने कहा पंजाब के अंदर। तो जो आप, ये मिक्स्ड बैग है। जै होता यह है कि आज अगर मैंने नफरत हिंदुओं के साथ करनी है, तो मैं हर वो बात ढूंढ लूंगा कि ये मेरे साथ पानी नहीं थे मुझे पिलाते, ये नहीं थे करते। लेकिन अगर मैंने कोई पॉजिटिव चीज ढूंढनी है, तो पूरे लाहौर का पैटर्न जो था जिसने इतनी खिदमत की, वो एक हिंदू थे, सर गंगाराम। अस्पताल बना गए, कॉलेज बना गए। 1000 साल में किसी मुसलमान ने इतनी खिदमत नहीं की पंजाब की, और खासतौर पे लाहौर के लोगों की, मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की, जितनी सर गंगाराम कर गए हैं। तो मैं सर गंगाराम का जिक्र करूंगा। तो ये इस तरह स्टोरी बनती है। आज मैं बैठ के अगर ज़हनी तौर पे फनेटिक मुस्लिम हूं, तो आई कैन फाइंड ऑल द आर्गुमेंट्स, एंड अ हिंदू वुड डू द सेम। मुझे रोज गालियां देते हैं। यानी मैंने एक इंटरव्यू में बताया है कि महात्मा गांधी ने 1938 में लिखा था कि पैलेस्टाइन के अंदर जो यहूदी आके कोशिश कर रहे हैं इसको ऑक्यूपाई करने की थ्रू ब्रिटिश बेनेट्स, मैं उसके खिलाफ हूं। हालांकि मैं समझता हूं कि यूरोप के अंदर ज्यूज के साथ हिस्टोरिकली बहुत बड़ा बुरा सलूक हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे दलित्स के साथ हिंदुओं में हुआ है। ये महात्मा गांधी कह सकते थे। वो 1938 की जो स्टेटमेंट है वो आप देख सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ पे अरब रहते हैं ये उनका मुल्क है, अगर आपने रहना है तो प्यार मोहब्बत से उनसे कहें कि हमें पनाह दें, क्योंकि हमारे पे बहुत जुल्म हुआ है। तो बाद में पता लगा कि कई इंडिया से मुझे गालियां पड़ी कि, और गांधी को भी गालियां पड़ी। हालांकि इन्हें ये याद नहीं है, आज तो बड़ी दोस्ती है ना इसराइल के साथ। गोलकर ने कहा था 1938 में कि जैसे नाटजीज ज्यूज के साथ कर रहे हैं, हमें यहाँ पे नॉन मुस्लिम के साथ करना चाहिए। यानी यहूदियों के साथ बुरा सलूक जो है वो आरएसएस के गुरु का एक एक क्या कहते हैं चोजन पॉलिसी थी। लेकिन दुनिया में सियासत बदल जाती है। अब आरएसएस के लिए इजराइल इज वेरी डियर, और महात्मा गांधी को गालियां देते हैं। ये दुनिया, शॉर्ट्स मेमोरीज आर नॉट ओनली शॉर्ट, दे आर ऑल्सो सिलेक्टिव। इस तरह नैरेटिव बनता है, इस तरह नैरेटिव बनता है। अभी लेकिन हम लोग जो हैं, हम एक जो हैं इन हजारों पे ज्यादा भारी हैं, क्योंकि हम सच की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं। आपकी बातें सुनते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आया। ये सही है कि ईसाइयों ने भी किया होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, और बहुत पूरी की पूरी सभ्यताएं बर्बाद कर दी। लेकिन क्रिश्चियनिटी में कहीं ना कहीं एक स्कोप था जहाँ पर लिबरल यूनिवर्सिटीज बनी, जहाँ पर कि उनको चर्च फंड करता था, लेकिन वो चर्च के खिलाफ भी बातें कर सकते थे, डार्विन भी पढ़ा सकते थे। और आइवरी टावर्स खुद चर्च ने उनको कहा कि भाई इनको टच मत करो। इस्लाम शायद ये कर नहीं पाया। तो ये जो एक थ्योरी लगातार चलती है कि साहब चूंकि अमेरिका इसमें में, मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी, ये भी स्टोरी एक्चुअली गलत है। बात यह है कि इस्लाम में खुलफाए राशिदीन जो 4 खलीफा हैं, और बनु उमैया का दौर अगर हम 90 ईयर्स का निकाल दें, तो उसके बाद जो बगदाद में अब्बासियों की वो कैलिफेट बनी, तो उसके अंदर तो
सारी दुनिया से स्कॉलर्स को बुलाया गया। सिफर जो है, जीरो हिंदुओं से लिया गया, वहां से अलजबरा निकला। बाकी दुनिया से क्रिश्चियंस और जूस भी वहां पे आए। स्पेन के अंदर भी स्पेनिश जो पहले 200-300 साल हैं वो बड़े फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन के हैं। कायरो के अंदर भी एक कैलिफेट आई जहां पे, और मुतज़लिट आए जिन्होंने जो लिटरलिस्ट इस्लामिस्ट थे उनके साथ पूरी बहस की, और ये भी आइडिया आया कि इस्लाम एक बेकार रिलीजन है और गॉड की कोई जरूरत नहीं है। ये ओपन डिस्कशन हुआ करते थे। मेरी आर्गुमेंट ये है कि वेस्ट के अंदर क्या हुआ है, 3-4 चीजें साथ साथ हो गई। मुसलमानों के अंदर ये डिस्कशंस साइंटिफिक रेवोल्यूशन से पहले हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले हुई, और 1258 में जब मंगोल्स ने बगदाद को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसके बाद ये ओपन डिस्कशन का दौर खत्म हो गया। क्रिश्चियंस के अंदर ये देर से शुरू हुई, लेकिन ये क्रिश्चियनिटी से नहीं आई बल्कि जंग हुई। उसे कहते हैं द 30 इयर्स वॉर ऑफ रिलीजन, जिसमें प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स ने जितना एक दूसरे का कत्लेआम किया, हमारा तो रिकॉर्ड बहुत बेहतर है उससे, मुसलमानों का, हिंदुओं का, बाकियों का। 1/3 of the Christian population had to flee to North and South America for protection। इतना कत्लेआम हुआ है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया आई 1668 में या 48 में, वन ऑफ दिस ईयर्स। हाँ जी, 1648 में आई थिंक, वन ऑफ दिस ईयर्स। साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई। उससे पहले साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई। ये बिब्लिकल थ्योरी जो थी 7 दिन में दुनिया बनी है, ये डिस्ट्रॉय हो गई उसके अंदर। वहां से फिर फलसफा थियोलॉजी से अलग हो गया। उससे पहले कैथलिक जो थे फलसफी, सेंट ऑगस्टीन और सेंट थॉमस एक्विनस, वो थियोलॉजी के अंदर डिस्कशन करते थे फलसफे की। फलसफा अलग हो गया और आजाद हो गया, जहां से फिर आप रिलीजन को क्वेश्चन भी करना शुरू कर दिया, आपने डॉगमा को भी क्वेश्चन शुरू कर दिया। लिहाजा उसमें 200-300 साल लगे ये सारे चेंजेस में। तो वो क्रिश्चियनिटी के अंदर तो जरूर आया, लेकिन क्रिश्चियनिटी की वजह से नहीं आया। क्रिश्चियन चर्च ने तो उन्हें बहुत परसिक्यूट किया, उनके बस में बात नहीं रही, हम वहां नहीं पहुंच सके। मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान खींचूंगा। देखिए, जी। अभी एक कोरोना का ये पिछले 2 साल से वो चल रहा है जी। और दुनिया में लगभग 200 यूनिवर्सिटियां हैं, साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, फार्मा कंपनियां हैं जो इस पर रिसर्च कर रही हैं। और जी। वैक्सीन इन्होंने बना ही ली है। अब उस वैक्सीन की एफिकेसी अगले साल 2 सालों में वो होगी, जी। लेकिन जो भी लड़ाई है वो ये 200 के करीब इदारे उसमें शरीक है। मुझे देख के बड़ी तकलीफ होती है कि इसमें एक भी इदारा किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं है। तो ये कई बार लगता है कि क्या एक इंटरनल डिबेट नहीं, जाहिर है कि बाहरी मेरे जैसा आदमी कहेगा तो फौरन एक डिफेंस का मैकेनिज्म खड़ा हो जाता है, लेकिन क्या इस्लाम के अंदर ये बहस नहीं होनी चाहिए कि आप इन 200 में एक भी आपके यहाँ नहीं है? तो ये एक, चलिए ये तो एक फिर हम बाद में भी बहस कर इस पे सकते भी हैं। मैं मुझे जी जी इसका मेरी आप पोजीशन देख लें। जी बिल्कुल आपकी मुनासिब बात है। देखें, हुआ ये है कि कलोनियलिज्म आया, कलोनियलिज्म से आज़ादी की मूवमेंट्स आई और लोगों ने अफ्रीका को, एशिया को, 19th सेंचुरी में लैटिन अमेरिका को आज़ाद कराया। उस आज़ादी की जंग में जो सोच थी वो ये थी कि इफ द इंडिविजुअल हैज अ राइट टू फ्रीडम्स, ये असल में वेस्ट के अंदर आपकी बात दुरुस्त है। जब चर्च का होल्ड टूटा है तो उसमें से कई फलसफे आए, मैकियावेली का आया, उसमें से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई, इंडिविजुअल राइट्स का जिक्र हुआ जो हमारे यहाँ नहीं हुआ, ना मुसलमानों में, ना हिंदुस्तान ना हिंदुओं में, ना बाकी किसी और में। फर्क इतना पड़ा कि जब अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ पे कमजोर हुई तो हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में फॉरवर्ड लुकिंग एक पॉइंट ऑफ व्यू आया। मुसलमानों में बैकवर्ड लुकिंग मूवमेंट वो आया कि हम अपने अंदर ही अपने हल ढूंढे। हिंदुओं ने ये नहीं किया, उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन एक्सेप्ट कर ली, मॉडर्न इकोनॉमी एक्सेप्ट कर ली, और वो स्कूलों में, कॉलेजों में मुसलमानों से पहले आ गए।
तो इसलिए अमूमी तौर पे यानी जनरली मुसलमानों का डिफेंसिव पोजीशन है सिंस लेट्स से द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। 1900 सदी, 20वीं सदी और ये 250 साल में मुसलमान जो हैं वो डिफेंसिव पे और अपने अंदर ही हल ढूंढ रहे हैं, जबकि बाकी जापानीज को भी तो डिस्ट्रॉय किया गया ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन दे डिडंट गो बैक टू द ओल्ड कल्चर। उन्होंने कारें बनाना और कंप्यूटर बनाने के टेक्निक बना के सारी दुनिया को जीत लिया। जर्मनी ने भी दोबारा वो जो उनकी रेसिस्ट फलसफा था उसको खत्म कर दिया और डेमोक्रेसी की तरफ आ गए। साउथ कोरिया और ये वाले भी चेंज हो गए। और तो और चाइना ने कम्युनिज्म के जरिए फिर मार्केट इकोनॉमी को एक्सेप्ट कर लिया। अब चाइना एक डेमोक्रेसी तो नहीं है, लेकिन एक सक्सेसफुल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो बन चुकी हुई है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान या ये सब कॉन्टिनेंट में रिलीजन का होल्ड बहुत ज्यादा है। यानी चाइनीज के अंदर रिलीजन और गॉड, ऑल माइटी गॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लिहाजा कम्युनिज्म से मार्केट इकोनॉमी इजी फॉर देम। हमारे यहाँ तो बेतहाशा हिंदुओं के गॉड हैं। यानी आप यूपी में चले जाएं तो वो कहते हैं कि जब आप कोई कार भी लेते हैं तो उसका भी गॉड्स को बुला के तो करते हैं। और अभी मैंने देखा था आपके राजनाथ सिंह जो हैं, उन्होंने फ्रेंच वो राफेल लिए थे तो वहां पे जाके नारियल रखा हुआ था। नाउ ऑल दिस यू कांट ब्लेम ऑन द वेस्ट। हमारे अंदर जो है ना सुपरस्टिशन, गॉड्स या एक ऑलमाइटी गॉड और उसका हुक्म जो है वो हमारे ज़हनों को उस पे ताला लगा के रखा हुआ है। हमारे मिनिस्टर अगर ये करते फिरते हैं, राजनाथ सिंह जाते हैं तो नारियल वहां पे रख देते हैं। ले आप सुपरसोनिक जेट रहे हैं फ्रांस से। इट्स अ वेरी फनी जोक फॉर मी। वो वहां पे जो फ्रेंच थे दे वर वेरी शॉक्ड। लेकिन ये हमारी हकीकत है। फिर भी हिंदुस्तान में राजा राम मोहन रॉय और ये बाकी लोगों ने हिंदुइज्म को क्लासिकल हिंदुइज्म से निकाल के रिफॉर्म की तरफ ले आए। हमारी रिफॉर्म जो हुई है वो है बैक टू द बुक, कि सब चीज कुरान में है या हदीस में है। हमें वहां से निकलना होगा। अतातुर्क ने तो कोशिश करके तुर्कों को निकाला भी, लेकिन और फिर सेंट्रल एशिया में जो मुसलमान हैं जो सोवियत यूनियन के तहत रहे हैं, वहां पे लड़कियां जो हैं वेस्टर्न क्लोथ्स और वो सारा कुछ है। तो चेंजेस आई भी हैं, लेकिन देखें किस्मत की एक ट्रेजेडी भी है कि द मनी इज, और ऑयल जो है जहां से इनकम आती है वो या सऊदी अरेबिया के पास है या ईरान के पास है। दोनों फंडामेंटलिस्ट हैं। यही अगर तुर्की के पास आ जाता और टर्किश मॉडल कामयाब हो जाता था तुर्क का, तो दुनिया और तरीके से बदल जाती। हमारा रोल मॉडल कोई नहीं बन सका। हमारा रोल मॉडल अगर सऊदी अरेबिया है तो अब जाके शायद अगर वो चेंज हो तो फिर ये दुनिया में चेंज आए। लेकिन इसके अंदर वेस्ट ने इस्लाम को इस्तेमाल किया। मुसलमानों के अंदर भी ये था। क्रिश्चियनिटी की जो है चेंजेस वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से आई, जिसमें बाइबल की अथॉरिटी जीरो हो गई। प्राइवेट फेथ तो वो रह गई, सेल्वेशन, ये जीसस सन ऑफ गॉड, प्राइवेट मैटर। लेकिन वहां के चर्च तो खाली बैठे हुए हैं। मैं यहाँ 47 ईयर से रह रहा हूं, मैंने कभी किसी स्वीड को किसी चर्च में नहीं जाते देखा। तो ये दुनिया बदल चुकी हुई है, इस तरह बदली है। असल में मैं यही कहना चाहता था कि दुनिया जो बदल रही है उस तरह से मुस्लिम उम्मा नहीं बदल रहा। तो ये एक सबसे अलग, कम। ये जी जी लंबी लंबी बहस का फिर वो हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छी बातें हुई इश्तियाक साहब। चलते चलते एक आखिरी, देखिए हम जैसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में भी भारत में भी। मुझे जी इत्तेफाक से 5 बार पाकिस्तान जाने का मौका मिला जी और वहाँ जो लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, हिंदुस्तान में बहुत सारे रोशन ख्याल हिंदू मुसलमान इन सब से बातचीत होती है। सब चाहते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में रिश्ते बेहतर हों। जी और जाहिर है कि प्री 47 नहीं हो सकता। एक जी हमारे डॉक्टर लोहिया एक बड़े सोशल, आप पॉलिटिकल फिलोसोफर कह सकते हैं,
उनका जी कहना था कि भाई ये दोनों मुल्क या तो एक हो जाएंगे, ये बांग्लादेश पहले की बात है, एक का जी मतलब उनका अखंड भारत नहीं था, ठीक एक है कन्फेडरेशन की बात थी, या फिर ठीक ये है लड़के अपने को खत्म कर देंगे। वो जी बांग्लादेश बनने तक जिंदा नहीं रहे तो लिहाजा वो तो नहीं कर पाए, लेकिन ये कहा करते थे। तो क्या कभी आपको ये लगता है कि ऐसी दुनिया बनेगी जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में वीजा खत्म हो जाएगा, फ्री ट्रेड हो जाएगा, कल्चरल इंटरेक्शंस होंगे? कश्मीर ठीक है, कश्मीर एक मुद्दा है, लेकिन वो थोड़ा बैक बर्नर पर रहे और बहुत सारी चीजें होती रहे। जाहिर है कि मैं फिर आप ये स्पष्ट कर दूं कि मैं अखंड भारत जैसी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जी क्या आपको लगता है कि अगले कुछ सालों में इस तरह की दुनिया हम देख पाएंगे? दो चीजें हैं मेरे दिल के अंदर, अगर कोई प्रायोरिटी है तो वो यही है कि ये सारी इलाका जो है ये अमन का और प्रोस्पेरिटी का बन जाए। और सार्क का चार्टर जो है, जो इन्होंने सबने साइन किया है, उसका मतलब भी यही है। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ये जो है ना कॉन्फ्रंटेशन, प्रेस्टीज उसमें आ जाती है, कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज आ जाती है, पार्टीशन का जो एक वो एक्सपीरियंस है वो आ जाता है, ये जंगें आ जाती हैं। वो इन सारी चीज़ों को के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। मेरे ख्याल से कश्मीर इज नॉट द डिजीज, इट इज अ सिम्टम। डिजीज यही है कि ये दोनों मुल्क डिवाइड किए गए, और डिवीजन जब हुई तो 1 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए, 14 से 15 मिलियन लोगों को घरों से भागना पड़ा, फौजें बनी, जंगें हुई। जो नैरेटिव बने खास तौर पे पाकिस्तान में, तो बने ही एक नैरेटिव कि हिंदुस्तान हमें ख़त्म करना चाहता है, और इंडिया के अंदर भी अब ये आम है बात। तो अगर कोई आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप वेस्टर्न यूरोप को देखें ना। उन्होंने दुनिया की सबसे ज्यादा जंगें, सबसे ज्यादा किलिंग की अपने आप के साथ। 20वीं सेंचुरी की दो बड़ी जंगें जो हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये तो वेस्ट वेस्ट के अंदर ही लड़ी गई ना, और उसमें 15 मिलियन लोग मारे गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 75 मिलियन मारे गए, 50 मिलियन इन द वेस्टर्न स्फीयर और 25 बिलियन इन साउथ ईस्ट एशिया, जहां पे जापानीज ने कोई 25 मिलियन चाइनीज मार दिए थे ऑल टुगेदर। 75 मिलियन लोग मारे गए। लेकिन आखिर में जो फैसला हुआ वो यूरोपियन यूनियन की तरफ ही कदम उठाए गए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया, जैसे डॉक्टर लोहिया ने कहा है, न्यूक्लियर पावर्स हैं, अगर ये जंग शुरू करें और अपने हथियार इस्तेमाल कर दें तो वही होगा, ये कब्रिस्तान दोनों तरफ बन जाएंगे। लेकिन अगर अकल इनको आ जाए और समझ आ जाए तो ये इलाका बिल्कुल यूरोपियन यूनियन की तरह, कॉन्फेडरेशन भी ना आप कहें, आप कह सकते हैं कि ये इंडिया रहे, बांग्लादेश रहे, पाकिस्तान रहे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आना जाना आसान हो जाए, ट्रैवलिंग आसान हो जाए, एजुकेशन में कोऑपरेशन आज़ाद हो जाए, आसान हो जाए, पानी का प्रॉब्लम, पानी की शेयरिंग का प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल थ्रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जहां पे कोऑपरेशन के बगैर कोई और तरीका ही नहीं है। ये कब वहां पर पहुंचेंगे? एक और भी थ्योरी है कि इन्होंने जंग तो देखी नहीं है। जो 3-4 जंगें हुई हैं ना, उनमें 1500 इंडियन तो 1500 पाकिस्तानी मारे गए हैं। हाँ, क्योंकि फिल्म बन चुकी हुई हैं, स्टोरीज बन चुकी हैं, तो वो जंगें लगती हैं, बट दे आर बॉर्डर वॉर्स, टोटल वॉर जिसमें शहर इन्वॉल्व हो जाएं और हजारों लाखों मिलियंस लोग घर से बेघर हो गए, वो तो हुआ ही नहीं। 15 दिन के बाद, 16 दिन के बाद जंग खत्म हो गई। तो एक और तरीका है कि इनकी एक प्रॉपर जंग हो और तब इन्हें अकल आए, जो वेस्ट में हुआ। आई होप दैट इज नॉट नेसेसरी, ऑल्दो दैट इज वन वे टू रीच हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर ये अभी बैठ के अपने रिजॉल्व कर लें कि कश्मीर का सोल्यूशन ही ये है कि वहां पे इंडिया और पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल परमानेंट बॉर्डर बन जाए, और आप हमारे कश्मीर पे नजर ना रखें, हम आपके कश्मीर पे ना रखें। अलबत्ता कश्मीरी और ये बाकी एक दूसरे से मिलें, दोस्तियां करें, रिश्ते करें,
प्यार करें, मोहब्बत करें, बिजनेस करें, आई डोंट नो व्हाट, तो तब एक और दुनिया बन सकती है। कौन सा ये फैसला अल्टीमेटली होगा, वी डोंट नो, लेकिन अगर यही हो तो अच्छा है, वरना ये इलाके के अंदर इतनी कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन की कि अगर यहाँ पे टोटल वॉर हुई, न्यूक्लियर वॉर, तो मिलियंस में लोग मारे जाएंगे, जो शायद पुरानी जंगों को, रिकॉर्ड को रिड्यूस कर दे। बिल क्लिंटन ने 1972 में एक एस्टिमेट किया था कि अगर दोनों तरफ से टोटल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हों, और तब इतने नहीं थे इनके पास, तो 500 मिलियन Indians will be killed out of 1 billion, and 120 million Pakistanis will be killed out of 170 million. और अगर आज टोटल वॉर होती है तो फिर आप काउंट कर लें कितने लोग मारे जाएंगे। मेरे ख्याल से न्यूक्लियर वॉर इज म्यूचुअल सुसाइड। इफ पीपल वांट म्यूचुअल सुसाइड, नोबडी कैन स्टॉप देम। लेकिन अकल की बात तो यही है कि जो बॉर्डर बन चुके हैं उनको मान लो और इनको मीनिंगलेस कर दो व्हाइल यू एक्सेप्ट के ये बॉर्डर हैं। दैट्स माय वे ऑफ लुकिंग एट इट। चलिए साहब, बहुत पॉजिटिव आपका सोचने का तरीका है। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में फौज और भारत में संघ परिवार अगर रूल करे तो शायद दोस्ती के ज्यादा इम्कानात हो जाते हैं। भारत में संघ परिवार है और पाकिस्तान में भी कहने के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन फैसले तो जनरल साहब ही करते हैं, आप जानते ही। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए। इस समय कुछ इनिशिएटिव नजर भी आ रहे हैं। वो इनिशिएटिव चूंकि पर्दे के पीछे हैं, हम लोगों को पूरा जनता को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ना उधर ना इधर। तो लेकिन लेट अस होप कि कुछ बेहतर परिणाम निकले। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, इश्तियाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।